तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी हैप में, जिसमें आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुई कुछ जांच पड़ताल का। जो इसका दूसरा सब टॉपिक है, नई और पुरानी शब्दावली। पहले अगर आपको शब्दावली का मीनिंग समझाया जाए या बताया जाए तो यह है शब्दावली का मीनिंग कि जो शब्दों के जो संदर्भ होते हैं या शब्दों के जो समूह होते हैं, एक या 1000 टाइप के जो शब्द होते हैं, उनका एक जगह मिलन होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, उसको हम शब्दावली बोलते हैं। जैसे डिक्शनरी देखते हैं आप, एक स्पेसिफिक शब्द रहता है, उसके मीनिंग रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होगा? अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सूचनाओं और हर चीज़ का संदर्भ का जो भी चीज़ होती है उसका तो बदलना निश्चित ही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें बता रहे हैं जो समय बदलता है तो हर टाइप की सूचनाएं बदलती हैं। अभी कोई दूसरी सूचना है और कल के दिन कोई और सूचना होगी। तो इस समय के साथ बदलना और समय के साथ ढलती हैं सूचनाएं। तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होगा? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख, इतिहास में जो अभिलेख लिखे गए हैं उनमें जो भाषाएं होती हैं वो मिलती जुलती हैं। तो उन भाषाओं में क्या बदलेगा ये बताया गया है। उदाहरण के लिए लिया जाए, एक मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मध्य युग और आधुनिक, आधुनिक मतलब अभी का, और मध्य का जो मिड में रहता है, बीच का, मध्य युग की फारसी। तो दोनों में जो फारसी होती, फारसी शब्द एक है लेकिन उसका बोलने का जो ढंग होता है वो आधुनिक का अलग होता है, और जो मध्य युग की फारसी है उसका अलग होता है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये जो भिन्नता आई है अभी शब्दों में, यह सिर्फ व्याकरण से नहीं आई है और ना शब्द भंडार से। आपने कह दी शब्द भंडार है, उसके व्याकरण अलग, तो उसकी जो भिन्नता है, डिफरेंशिएशन है, वो इसका मेन या वैलिड रीजन नहीं है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जो समय होता है, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल जाएगा। शब्द एक रहेगा लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। जैसे हिंदुस्तान लेते हैं अपन, तो आज के समय में इसको हम अपना भारत राष्ट्र बोलते हैं। ये राष्ट्र के नाम से आज इस हिंदुस्तान शब्द का जो नाम है वो प्रख्यात है पूरे विश्व में, विश्व भारत में अपने। तो हिंदुस्तान अपना भारत है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मेन और नोट करने की बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत के जो 13वीं शताब्दी में जो फारसी के जो इतिहासकार थे, हिस्टोलॉजिस्ट, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज, ये 13वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये हिंदुस्तान शब्द जब उन्होंने पहली बार ही उपयोग किया था तो उनने इस शब्द का मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के जो बीच में
जो इलाके स्थित होते हैं उनसे इसको लिया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं थे। उन्होंने इस शब्द को राजनीतिक तौर पे अर्थ से, जो इसका जो मतलब था हिंदुस्तान शब्द का, उसको इन्होंने राजनीतिक अर्थ में बदलना चाहा। तो इन्होंने कुछ इलाकों में इस शब्द का इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे इस शब्द का प्रचलन बढ़ता गया वैसे वैसे जो क्षेत्र का जो क्या बोलते उसको अपन, जो विकास होता है वो बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जो इसके पहले 16वीं शताब्दी में जो बाबर हुआ करते थे उन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द का उपमहाद्वीप के जो भौगोलिक पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासी हुआ करते थे, जो संस्कृति का पालन किया करते थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। जो यह शब्द हिंदुस्तान लिया गया था जब बाबर थे, उस समय उसके बाद जब 14वीं शताब्दी आई तब कवि अमीर खुसरो ने जो हिंद शब्द जो प्रयोग किया था वो हिंदुस्तान से कुछ मिलता जुलता था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जहां भारत का ये शब्द है, भारत शब्द है, जो अगर इसको भौगोलिक और सांस्कृतिक संस्कृति के समान जो नज़रिया है उससे देखें अगर अपन, तो जो हिंदुस्तान शब्द है ये अपने राष्ट्रीय अर्थ से कुछ अलग हो जाएगा। जो आज हम जोड़ना चाहते हैं तो वो इससे एकदम डिफरेंस में चला जाएगा। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जब भी इतिहासकार कोई भी नए शब्द की जो खोज करते थे तो उन्हें बड़ा सतर्कता और बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सावधानी से इस काम को करना पड़ता था, क्योंकि जब कोई एक शब्द ढूंढ रहे हो आप, उसके कौन सा मीनिंग कब निकल जाए और कौन सा इतिहासकार निकाल ले, ये हम इसको संभावित रूप से नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। विदेशी शब्द एक बहुत सीधा साधा शब्द है। एक होता है हिंदुस्तानी और एक होता है विदेशी।
हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला, मध्य युग मतलब बीच में, मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। जो बीच के जो आदमी हुआ करते थे मध्य युग में, उनको इन्होंने गांव के जो इंसान होते हैं उनसे कंप्राइज कर दिया है। जो मध्य युग में जो गांव के जो लोग आते थे उन्हें हम अनजाने व्यक्ति के रूप में माना करते थे, जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, जो समाज का भी ना हो और जो संस्कृति का पालन भी ना करता हो। उनको अपने कुल से हटा दिया जाए, जो भारतीय कुल है उससे हटा दिया जाए, इसलिए उनको हम विदेशी कहा करते थे। जो भारतीय का जो भी जो परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती हैं, उनका पालन ना करे या उनके जैसे उस स्वरूप में ना ढले तो उन्हें हम विदेशी कह देंगे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी मतलब दूसरे देश के, और अजनबी मतलब अनजान, जिनको हम जानते ही ना हो। तो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी जिन्हें कह दिया जाए वो होते हैं विदेशी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। इसलिए जो भी नगर का वासी होता है, नगरवासी, उसको कोई भी आदमी वनवासी के रूप में दिखता है। आपने देखा होगा गांव में कोई भी अगर सिटी से ही कोई आदमी चला जाए, अपने कहीं भी किसी सिटी से या कहीं बाहर से आ जाए, तो उसको बड़े गौर से और घूर घूर कर देखते हैं, क्योंकि उनको क्या पता ये कौन है, मतलब उनके लिए अनजाना शब्द हो गया है वाला। तो ये होता है इसमें। गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। यहाँ गांव में दो किसानों को इन्होंने ले लिया है। दो किसान कैसे हैं? अलग अलग धर्म के हैं और अलग अलग जात के हैं। तो जो दो किसान हैं ये, इन लोग की जाति भी अलग है और धार्मिक जो उनके वो होते धर्म से, ये उससे भी अलग हैं। लेकिन जो इनका आदर और भाव है एक दूसरे के प्रति, वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये दूसरों के एक दूसरे को भली भांति पहचानते हैं, समझते हैं। तो यह था हमारा लेक्चर सेकंड इसका। तो आशा करता हूं आपको ये पहला जो पार्ट था और दूसरा पार्ट जो मैंने जस्ट अभी ख़त्म करा है वो बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी डाउट हो वो बेहिचक पूछें, मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ। आप कमेंट रोज़ करा करिए जो भी डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।